ओके सो हेलो वेलकम गाइस, दिस इज शेख आमिर और आज मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ जेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट वेट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करने वाला हूँ कि कौन लोग ये वीडियो देखे और इसका पर्पस क्या है बनाने का। शॉर्ट में मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, मैं इग्नू से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा हूँ, राइट। और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और अभी दिसंबर में हमारा डेट शीट निकल चुका है। जो भी इग्नू के स्टूडेंट है, आई होप आप ही सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वो टाइटल जब मैं अपलोड करूंगा तो इग्नू से रिलेटेड ही रहेगा। तो आप लोग में से बहुत से लोग हैं जो बीएजी कर रहे हैं और उनमें से बहुत से लोगों ने साइकोलॉजी ऑफ जेंडर सब्जेक्ट लिया होगा, BECG 176, अगर आप फाइनल ईयर में है तो क्योंकि मैंने भी ये लिया है, अब मैं ये वीडियो अपलोड क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा क्या और अपलोड क्या करूंगा बेसिकली। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे स्टूडेंट नहीं हूँ कि टॉप करने वाला टाइप्स, ठीक है। मेरा डोमेन भी बिल्कुल डिफरेंट है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए मुझे ये एग्जाम पास करना जरूरी है। सो अब क्या है कि मुझे पता भी नहीं था कि क्या फिजियोलॉजी ऑफ जेंडर है और क्या मेरा सब्जेक्ट्स है। देयर इज 8 सब्जेक्ट्स, राइट, एवरीबॉडी नोज। तो अब एग्जाम क्योंकि बहुत करीब आ चुका है, 23 अक्टूबर आज हो गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 अक्टूबर दिन के 2:26 भी हो रहे हैं, एज यू कैन सी। तो 1.5 महीना बाद ही लगभग हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और ये फर्स्ट एग्जाम है डेट शीट पे। वो बदलता है डेट शीट, बट अब तक ये फर्स्ट एग्जाम है, यानी आई गेस 2 दिसंबर को ये एग्जाम है, दिन में 2 बजे आई गेस, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे कैटेगरी में फॉलो करते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब उतना फोकस नहीं है, वो बस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो एक बात आप बिल्कुल याद रखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स और कुछ गाइड जो मेरा पर्सनल है, यानी पर्सनली मैंने कुछ रिसर्च करके अपना एक सेक्शन बनाया है कि इन सेक्शन के बीच से मैं पढ़ूंगा तो पास तो मैं हो जाऊंगा, ठीक है। अपना स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये 100% करेक्ट स्ट्रेटेजी है या मेरा कोई सेटिंग इग्नोर वालों के साथ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, उसके ऊपर मैं खुद पढ़ रहा हूँ और सेकंड ईयर मैंने ऐसे ही क्लियर किया था। और तो मैंने सोचा कि, और जब सेकंड ईयर में क्लियर कर रहा था ना, तो मैं भी यूट्यूब में आकर सर्च कर रहा था सब्जेक्ट के बारे में कि कोई अगर सब्जेक्ट को पढ़ा दे आसानी से, क्योंकि मुझे पता आप भी यही सर्च करते हुए मेरे चैनल और वीडियो पे आए हैं, राइट। कि आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर समझा दे या कुछ और सब्जेक्ट भी आप सर्च करते हैं, बट वैसा वीडियो मिलता नहीं है। मैंने खुद भी सर्च किया था सेकंड ईयर में, मुझे वीडियो नहीं मिला। इवन अभी भी मैंने सर्च किया, मुझे उतना खास कोई वीडियो नहीं मिला। कुछ वीडियोस मिला है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा नहीं है, बट यू नो एक पढ़ाने का स्टाइल और एक मतलब दम होना चाहिए वीडियो में यार, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ चलो कुछ पढ़ रहे हैं, और लॉजिकल वीडियो होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के पूरा रट्टा मारने का मैं इतना बड़ा कुछ लिस्ट निकाल के और आपको दे दूं। नहीं, मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, रट्टा मारना छोड़ दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम में भी फेल हो जाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रट्टा मारना छोड़ दो, समझो और उसको लिखो, ठीक है। और एंड आई होप अगर इग्नू में आपने इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में है, तो फिर आपको बना के लिखने में उतना दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप हिंदी मीडियम में है तो फिर तो दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम में है और आपको बना के लिखने में भी थोड़ा दिक्कत है, उसका भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ईजी वे में भी आप अच्छी चीज कन्वे कर सकते हैं, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग ये बात करते हैं कि इस वीडियो में मैंने जो लिख के रखा है, BPCG 176 फिजियो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। तो क्या इसका मतलब, क्या मैं पूरा साइकोलॉजी ऑफ जेंडर आपको पढ़ाऊंगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाके आपको, अगर BPCG 176 बुक पीडीएफ अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है ये होगा, किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास होगा। इंट्रोडक्शन टू जेंडर इशू, अप्रोच टू साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जेंडर ग्रुप एंड कल्चर, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स डिफरेंस, ठीक है। ये 4 ब्लॉग हमारा पूरा है, बुक्स में कवर होता है। तो अब क्या ये पूरा का पूरा बुक मैं पढ़ाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तो पूरा साल भी आप पढ़ लेंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, और ऐसा करना भी नहीं होता। आपको टॉपिक्स पकड़ना है, आपको टॉपिक्स पकड़ना है और टॉपिक्स को समझना है। तो मैं खुद इस साल दिसंबर में जो मेरा एग्जाम होगा, उसके लिए मैं क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने भी प्रिपेयर किया भी नहीं है। 8 सब्जेक्ट मेरा, मैंने किसी के लिए प्रिपेयर नहीं किया, मैं आज से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को भी, मैं भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं करूंगा। मैं ये नहीं बिल्कुल भी बोल रहा हूँ कि आप पूरे मेरे डिपेंड में आके पढ़े, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्टडी करते हैं तो आप बिल्कुल अपने भरोसे पढ़े। आपको अगर लगता है ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको जो टॉपिक्स दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो ही आप उसको लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। मैं उन लोगों को रिकमेंडेड करता हूँ कि जो कुछ भी नहीं करते, यानी ऐसे ही चले आते हैं पेपर देने के लिए, और जो मन में आता है भर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मैंने खुद देखा है, ठीक है, मैंने भी किया 1-2 बार। तो वैसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको इससे कुछ तो समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा और आप पेपर में लिखेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं 30 मार्क्स तो आ ही जाएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। सो अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैं किस तरीके से एग्जाम पास करने वाला हूँ, किस तरीके से एग्जाम निकालने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ कि पास ही हो जाऊंगा, बट प्रोबेबिलिटी और हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब जो प्रीवियस ईयर में मैंने जैसा किया था, बट प्रीवियस ईयर में मैंने 1 दिन पहले स्टडी किया था, सिर्फ 1 दिन पहले, हर एग्जाम में 1 दिन पहले, तब जाके भी मैं बहुत मुश्किल से पास हो पाया था, बहुत मुश्किल से। तो अभी अभी तो मेरे पास 1 महीना भी है, तो काइंड ऑफ एक उम्मीद है। देखिए, सिंपल लॉजिक है, मैंने 30 से 40 के करीब क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चंस का मतलब टॉपिक पकड़ लीजिए सीधा, 30 से 40 टॉपिक। अब आप बोलेंगे 30 से 40 टॉपिक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरा बुक कवर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हर टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। मैं भी समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे।
30 से 40 क्वेश्चंस है और आप समझ लिए 30 से 40 टॉपिक्स है। उनमें से मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा एग्जाम में, एज सिंपल एज दैट। कम से कम भी 4 क्वेश्चन तो 100% आएगा। और फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर जो है, मैं फिजियोलॉजी क्यों बोल रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी ऑफ जेंडर जो है, इसमें एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो 5 क्वेश्चन में 100 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन में अगर आ जाए ना तो आप 80 मार्क्स लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा लक अच्छा रहा और क्वेश्चन ज्यादा मिल गया तो फिर तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और अगर बहुत ज्यादा फूटा किस्मत रहा तो शायद 2 मैच करेगा, यानी 30 में से 2 मैच करेगा। लेकिन उसमें भी कैच है, उसमें कैच ये है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे ना, आप बाकी का क्वेश्चन का आंसर भी लिख दीजिएगा, खुद ब खुद लिख दीजिएगा, विदाउट उसका प्रॉपर नॉलेज हुए। तो ठीक है, इसको कहते हैं कि वो समझ बूझ के लिखना, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा चलता हूँ। आपको स्कोप समझ में आ गया राइट, कि कैसे लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो कैसे लोग मेरा वीडियो देख के फायदा उठा सकते हैं, जिनका कुछ भी स्टडी नहीं हुआ, जिनको पता भी नहीं है एग्जाम कब है, अभी वो ये वीडियो देखने के बाद बोलेंगे अच्छा 2 दिसंबर में एग्जाम है, चेक करो तो जाके। ऐसे लोग हैं, मैं आपको बोलूंगा वेरी वेलकम। आपको अगर एग्जाम को सिर्फ पास करना है, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, यार मैं फिजियोलॉजी क्यों बोल रहा हूँ, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, रट्टा मारने का अगर आपने सोचा है तो मैं आपको बता रहा हूँ फेल हो चुके हैं। जिंदगी में भी एग्जाम में भी रट्टा कभी भी नहीं मारना। ऊपरी चल रही है, समझिए, और मैं यहाँ पर आपको समझा के उठूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, डिपेंड ऑन एक वीडियो में कितना क्वेश्चन लेना है। ये फर्स्ट वीडियो, आई हैव नो आइडिया। तो सबसे पहले एक हम लोग स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चलेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग समझेंगे। ये पूरा क्लास मतलब पूरा ट्यूशन तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बट जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, उसका एक ऐसा परफेक्ट हायरार्की होगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको लगेगा हाँ यार पढ़ने में पहली बार मजा आया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, बी PCG176. This is the code of our subject and its name is Psychology of Gender. Psychology of Gender हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला बात है कि साइकोलॉजी क्या होता है यार। तो अगर मैं क्या करूं, मैं सिंपल सा यहाँ पर जाके, क्योंकि अभी मैं मान के चलता हूँ कि मुझे साइकोलॉजी का मतलब भी नहीं पता, मैं यहाँ पर सीधा लिखता हूँ साइकोलॉजी। सबसे पहले विकिपीडिया आ जाएगा, अच्छा ये आ गया, कोई बात नहीं, विकिपीडिया आ गया साइकोलॉजी में, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर आ गया। अब देखिए, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। मेन पॉइंट, मतलब 2 वर्ड में साइकोलॉजी डिफाइंड हो चुका है। अब जितना भी चीज आएगा, जितना भी चीज साइकोलॉजी के अंदर आता है, जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं, एक मिसाल दूंगा, अभी आप समझ जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट तो एक होता है ना, लेकिन साइंटिस्ट में सब ग्रुप बहुत ज्यादा है। एरोस्पेस साइंटिस्ट है, मरीन साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, हजारों के, हजारों नहीं बट बहुत किस्म के साइंटिस्ट है। बट एक नाम है साइंटिस्ट। तो हर फील्ड में ऐसा होता है कि एक फील्ड, उसके अंदर ग्रुप। मैं आपको एकदम साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ड्राइवर। तो ड्राइवर तो रिक्शा वाला भी हो सकता है, ऑटो वाला भी हो सकता है, बस वाला हो सकता है, इवन जो प्लेन चलाता है वो भी काइंड ऑफ ड्राइवर है, राइट। बट क्योंकि उसको ड्राइविंग सीखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा है, बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ना पड़ा है, यानी वो पढ़ा लिख कर ही प्लेन चला रहा है। और प्लेन चलाना क्योंकि कॉमन नहीं है, इस वजह से उसको पायलट कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ड्राइव तो वो भी कर रहा है ना, लोगों को वो भी यहाँ से वहां छोड़ रहा है, बट हम लोग उसको ड्राइवर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उस पोजीशन को उसको अचीव करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, और वो आसान नहीं है। ऑटो चलाना आसान है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हर फील्ड में छोटा हो चाहे बड़ा, सब ग्रुप होते ही है। तो हमारा साइकोलॉजी फील्ड तो कोई अर्थ के बाहर का है नहीं, इसमें भी सब फील्ड्स है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी साइकोलॉजी किस चीज का स्टडी करता है यार, ये समझ लीजिए। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, दिमाग और बिहेवियर। अब दिमाग और बिहेवियर में बहुत टॉपिक आता है, बहुत टॉपिक, बहुत सारा। आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, ये भी साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन समझ ये आ गया ना कि साइकोलॉजी में क्या आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2000 साल पहले किसी ने घर तोड़ दिया था, हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, तो क्या ये साइकोलॉजी है? नो, इट्स अ हिस्ट्री। आपको एटलीस्ट ब्रांचेस तो समझ में आया ना। अब आपको ये समझ में आ गया कि साइकोलॉजी में मेन पढ़ाई क्या होता है, माइंड और बिहेवियर का होता है। अब माइंड और बिहेवियर में आता क्या क्या है, इट्स सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। अब आपको ये समझ में आया कि अब देखिए, ये जो 2 वर्ड था माइंड और बिहेवियर, अब ये मजीद एक्सपैंड कर रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, तो इसका मतलब इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी है, नॉन ह्यूमन भी है। नॉन ह्यूमन में क्या क्या आता है, जो भी चीज नॉन ह्यूमन है। याद रखिए, नॉन ह्यूमन का मतलब ये नहीं कि दीवार, ईंटे, पंखा, नहीं। नॉन ह्यूमन का मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल दैट, जो ह्यूमन नहीं है, लेकिन वो कॉन्शियस होना चाहिए। अभी आगे आएगा, बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना। अब देखिए, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आप बहुत अंदर चले जाएंगे, ये अलग फील्ड है। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं। अब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में खुद में बहुत बड़ा डिबेट है। ठीक है, कि कॉन्शियसनेस क्या है एक्चुअली में, तो इस पे बिल्कुल भी मत जाइए। यूट्यूब में इंटरेस्ट के लिए वीडियो देख सकते हैं, बट ये हमारा फील्ड नहीं है। हमें एग्जाम पास करने के लिए कॉन्शियस अनकॉन्शियस हमारा फील्ड है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि
साइकोलॉजी कवर क्या क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी, बहुत बड़ा। इट्स लाइक समुंदर, समुंदर के अंदर एक घाट है, वो हमारा फिजियोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ जेंडर है। हम उस घाट तक अभी अपना पहले हायरार्की समझ रहे हैं, पूरा मैप समझ रहे हैं। जैसे पूरा वर्ल्ड मैप बहुत बड़ा है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है, अच्छा इंडिया यहाँ है, अच्छा इंडिया के अंदर कोलकाता यहाँ है, जैसे मैं कोलकाता से हूँ, अच्छा कोलकाता के अंदर ये यहाँ है, इस तरीके से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट्स सब्जेक्ट्स मैटर इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। इंसान और जो इंसान नहीं, उन दोनों के ऊपर साइकोलॉजी किया जाता है। किया जाता है का मतलब स्टडी किया जाता है, बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना, जो कॉन्शियस है और जो अनकॉन्शियस है, एंड मेंटल प्रोसेस सच एज थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स। यानी थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिव, हर चीज साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है, इंसान हो चाहे ना हो, यानी जानवर वगैरह इंक्लूडेड है। Psychology is an academic discipline of immense scope, crossing the boundary between the natural and social science. Biological biological physiologists seek an understanding of an emergent property of brain, linking the discipline of neuroscientists. अब देखिए कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग, डॉक्टरी फील्ड में चले गए। तो एक्चुअली में साइकोलॉजी सब तरफ कनेक्टेड है, और जो जो फील्ड के एक्सपर्ट है वो एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं प्रॉपर समझने के लिए, ठीक है। आप देखिए जो न्यूरो सर्जन है, उसका काम तो, वो तो न्यूरोलॉजिस्ट है ना, वो फीलिंग्स और बिहेवियर्स पे तो काम नहीं करेगा ना, बट वो ये जानना चाहता है कि हमारे फील्ड से जब ये कनेक्ट होता है, क्योंकि इंसान के अंदर तो सब कुछ है ना, तो वो कैसे काम करेगा। तो बड़े फील्ड में जब आप जाते हैं, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी डोमेन ही चेंज कर दिया बताओ, और यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर क्या होता है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो अब मुझे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाया फुल स्टैक, अब उसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय में जो डिप्लॉयमेंट, अगर आप लोग कोई डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो रिलेट कर पाएंगे। डिप्लॉयमेंट में जो रहते हैं वो डेवॉप्स इंजीनियर्स होते हैं, उनका काम डिप्लॉयमेंट और क्लाउड से रिलेटेड होता है। तो मेरा काम क्लाउड का नहीं है, लेकिन मुझे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा और उनको मुझसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर फील्ड आगे जाके कनेक्ट होता है एक दूसरे से, एकदम इंडिविजुअल अकेले घर में आप काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से अ सोशल साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एम टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। यानी आम तौर पे अगर मैं सादा सादा भाषा में आपको समझाऊं, साइकोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी है जो माइंड और बिहेवियर के ऊपर होता है, और वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के ऊपर भी होता है। कॉन्शियस का मतलब समझबूझ, अनकॉन्शियस का मतलब जिसमें आप समझबूझ नहीं है, दोनों के बारे में होता है। मेंटल प्रोसेस, हेल्थ, फीलिंग, मोटिव यानी इरादा, इमोशंस, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए हम दुख में हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी तो हर जगह होता है। अब मुद्दा ये कि हमें ये सबसे क्या लेना देना, भाई हम लोग ये क्यों समझ रहे हैं, हम लोग ये इसलिए समझ रहे हैं ना कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर पढ़ रहे हैं, तो पहला वर्ड जो साइकोलॉजी आ रहा है वो काम किस किस पे करता है, यानी वो फील्ड है क्या। फिर अपने फील्ड में हम लोग आएंगे स्कोप बना के। तो साइकोलॉजी तो हम लोग समझ गए कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है भाई, जिसमें माइंड आता है, बिहेवियर आता है, बहुत कुछ आता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब मैं आगे और आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ परसेप्शन आएगा, कंजेक्शन, अटेंशन, बहुत कुछ आता है। हमें इन सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, जहां जहां लेना देना होगा वहां हम लोग बात करेंगे। हमें सबसे ज्यादा क्या लेना देना। अब देखिए मैं आपको कोई साइकोलॉजिस्ट तो बना दे रहा हूँ कि हम लोग हर एक निटिगिटीज में देखेंगे, एग्जाम पास होना है हम लोग को, और उस पर भी साइकोलॉजिस्ट तो बनना नहीं है। आई होप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको एक्चुअली में फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट बनना हो किसी फील्ड में। मोस्टली लोग तो बस एग्जाम पास कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है। तो उनका एग्जाम पास इज द फर्स्ट पर्पस। तो अब हम लोग समझेंगे साइकोलॉजी और जेंडर क्या होता है, जो एक्चुअली में हमारा फील्ड है। फील्ड का मतलब एग्जाम है जो पढ़ के पास करना है। व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। तो ये अभी मैं क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किया, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा इसके बाद। अभी पहले हम लोग समझेंगे, ये नोट्स मैंने लिखा है तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा पूरा, जितना भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है उसको पिक किया है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो सबसे पहले हम लोग ये सब ये कोई क्वेश्चन नहीं है अगेन, क्योंकि आपको अच्छा मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट कहाँ से किया, मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को उठा के उसको फिल्टर करके कुछ क्वेश्चन निकाले, ठीक है। तो आप भी उठा सकते हैं, क्वेश्चन मैच करेगा। व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, ये क्वेश्चन तो मुझे किसी क्वेश्चन पेपर में मिला ही नहीं, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बड़ा ही अजीब सा सवाल होगा या बड़ा ही अजीब सा एक सिचुएशन होगा कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके अंदर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर होता क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये समझ जाते हैं ना, तो दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देंगे आप, ठीक है। समझिए, फोकस, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। आई होप आपको दिखेगा, आई होप आपको दिख रहा है राइट, थोड़ा सा बड़ा, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। Psychology of gender is a fascinating subject that explores
how gender influence human psychology. This field examines the biological, social, and cultural factor that shapes gender, identity, and role, as well as how these aspects impact mental process, behaviors, and relationship. That's it. ये पूरा लाइन में 6 टॉपिक्स मैंने बता दिए. अगर ये लाइन आप समझ गए और इनमें ये टॉपिक्स है, ये मेजर टॉपिक्स है. बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, शेप, जेंडर, आइडेंटिटी, रोल्स, रिलेशनशिप, बिहेवियर, प्रोसेस, मेंटल, इम्पैक्ट और एस्पेक्ट. ये सब चीज खुद में एक टॉपिक है और इन सब में मैं 50-50, 100-100 लाइन का पूरा 100-100 पेज का लिख सकता हूँ डिटेल में. तो यही है ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ जेंडर. दैट्स इट. तो क्या हो गया? एग्जाम पास हो जाएंगे? नहीं, एग्जाम पास नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग को अभी पता नहीं है कि साइकोलॉजी में शेप जेंडर का मतलब क्या, आइडेंटिटी का मतलब क्या, रोल्स का मतलब क्या. तो यही सब आने वाले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे. पहले इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं. साइकोलॉजी ऑफ जेंडर क्या है? साइकोलॉजी ऑफ जेंडर एक बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसमें एक्सप्लोर किया जाता है जेंडर इन्फ्लुएंस, कि कैसे जेंडर इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन साइकोलॉजी से. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सुने हैं ना, मैं उससे इन्फ्लुएंस हूँ यार, उसका ये बड़ा अच्छा है, वो उसका बड़ा अच्छा है. तो जेंडर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, क्या मतलब क्या समझ में नहीं आया. इन दिस फील्ड एग्जामिन, अब देखिए जो इस फील्ड में है यानी साइकोलॉजिस्ट है जो जेंडर के ऊपर, अभी आप ये समझ के चलिए ना कि आप एक साइकोलॉजिस्ट है जेंडर के ऊपर. तो आप हमेशा ये समझ के चलिए कि आप है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, भले आपको बनना ना हो, लेकिन आप खुद को ये दिमाग में रख के हमेशा चलना है कि आप अभी एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, यानी जेंडर साइकोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट है आप. ठीक है, ये सोच के चलना है. आपका काम क्या है? आपका काम है एग्जामिन करना. किसको एग्जामिन करना? लकड़ी को नहीं, इंसान को एग्जामिन करना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी. अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि इंसान, जानवर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सब आता है साइकोलॉजी में, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी ऑफ जेंडर. तो यहाँ जब साइकोलॉजी ऑफ जेंडर बताया गया है ना, तो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से जो इग्नू में दिया गया है, इसमें से जानवर एक्सक्लूड है, यानी हर वो चीज एक्सक्लूड है जिसपे साइकोलॉजिकल अप्रोच लग सकता है सिवाय इंसान के. तो हमारा यहाँ पर इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, और इंसान के ऊपर भी बहुत सारा साइकोलॉजिकल पार्ट्स है, लेकिन उसमें से भी साइकोलॉजिकल हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के ऊपर. यानी जेंडर जब बात आएगा तो मेल फीमेल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसके अलावा भी जो जेंडर्स आते हैं, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी वगैरह वगैरह, वो सब आएंगे. तो हमारा साइकोलॉजी ऑफ जेंडर है, ये याद रखिए. साइकोलॉजी ऑफ माइंड नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ थॉट्स नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग्स नहीं है. फीलिंग्स की बात भी होगी, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग्स नहीं है. हम लोग को इन डेप्थ जेंडर के बारे में जाना है, फीलिंग्स या माइंड के बारे में नहीं जाना है. इसको बिल्कुल ध्यान रखना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर क्या होता है? एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग जेंडर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इंसान को, यानी मैं मेल हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मुझे किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है. समझ में नहीं आया ना? समझाता हूँ. मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे क्या एग्जामिन करना है? मुझे एग्जामिन करना है बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दैट शेप्स जेंडर, आइडेंटिटी एंड रोल. यानी बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? बायोलॉजिकल मतलब आपको पता है मैं इंसान हूँ, तो मेरा अंदर का जो सिस्टम है, एनाटॉमी है बायोलॉजिकल, वो मैं मेल वाला होगा, राइट? फीमेल का फीमेल वाला होगा. सोशल, मेरा सोशल लाइफ कैसा है, मेरा कल्चर कैसा है, ये सब फैक्टर को देख कर मैं ये एग्जामिन करूंगा मैं कौन हूँ. आई एम साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, मैं ये एग्जामिन करूंगा कि ये सब मैटर यानी बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर मिला के किस तरीके से एक बंदा को ये कहा जाता है कि तुम मेल हो, तुम फीमेल हो. और तुम मेल हो तो ये तुम्हारा काम है एज अ मेल, तुम फीमेल हो ये तुम्हारा काम है एज अ फीमेल. तुम अदर्स कैटेगरी में आते हो, ना तुम मेल हो ना तुम फीमेल हो, तो उस हिसाब से ये तुम्हारा काम है. समझ में आया कि मेरा एक्चुअल में काम एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या है? साइकोलॉजी ऑफ जेंडर कि ये एस्पेक्ट को देखना, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और भी इसमें कुछ है, इसको देखने के बाद हमको ये बताना कि इन सब चीज के आधार पर आपका जेंडर तो ये है और आपका रोल ये है. ये होता है मेन काम. ठीक है, एज वेल एज हाउ दिस एस्पेक्ट इम्पैक्ट मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप. और ये सब चीज के आधार पर, यानी मैंने जेंडर बता दिया, मैंने रोल डिफाइंड कर दिया, इसके आधार पर मेंटल प्रोसेस पे क्या, यानी मेंटली क्या इम्पैक्ट होता है, बिहेवियर कैसा होता है, और रिलेशनशिप पे क्या फैक्टर होता है. यार मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए. एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है. लड़का कल को बन गया गे, तो अब क्या हुआ यहाँ पर? वो तो है मेल, एज अ मेल उसका रोल क्या था? एक लड़की से शादी करना, फिर करना, जो भी करना लड़की के साथ करना, नॉट लड़के के साथ करना. ठीक है, देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, समझाने के लिए ये एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है. तो अब
अगर कल को वो उसको लड़का पसंद आ जाए तो आप देखिए इस पे इम्पैक्ट पड़ा ना, उसका मेंटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग उसको बोलेंगे यार तुम लड़के हो के पहले तुम लड़की के साथ थे फिर लड़का, ये हो गया मेंटल इम्पैक्ट। बिहेवियर, उसका बिहेवियर में चेंजेस आएगा, रिलेशनशिप में चेंजेस आएगा। तो ये एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल, हालांकि ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, पर मैंने सिंपल एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को देख कर शेप दिया जाता है कि ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, तुम लड़के हो, और एज अ बॉय एज अ मैन ये तुम्हारा काम है। और जब ये चीज अप्लाई किया जाता है ना, तो उस बंदे पर जिस पर अप्लाई किया जा रहा है उसका मेंटल हेल्थ यानी मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ रहा है। दिस इज ऑल, पूरा सब्जेक्ट में हमें सिर्फ यही देखना है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। हियर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द की थीम टिपिकली कवर्ड इन दिस सब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं कि कौन कौन सा थीम है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा छोटा छोटा सब सब्जेक्ट्स है जो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, एज यू कैन सी 9 10 10 टॉपिक मैंने लिखे हैं। यानी ये 10 टॉपिक ही अगर आप समझ जाते हैं, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। ठीक है, आप साइकोलॉजी ऑफ जेंडर तो समझ गए। इसके बाद आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमको जवाब क्या देना है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड सेक्स, क्या मतलब? जेंडर समझना है और सेक्स समझना है। सेक्स का मतलब क्या होता है समझाता हूँ अभी, देखिए। जेंडर refers to the social and cultural construct of masculinity and femininity and non-binary identity, whereas sex is a biological difference between male and female chromosomes, hormones and anatomy। देखिए, अब आपको पहली बार ये समझ में आया कि अच्छा जेंडर और सेक्स, कहीं पर भी आप फॉर्म फिल करने जाते हैं बहुत जगह लिखा होता है जेंडर, बहुत जगह लिखा होता है सेक्स, राइट? आप में से बहुत से लोग समझे होंगे। तो जेंडर जब लिखा होता है उसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर जब आप साइकोलॉजी ऑफ जेंडर पढ़ते हैं ना, बहुत से चीज में ऐसा साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में है जिससे मैं भी एग्री नहीं करता। ठीक है, आप भी नहीं करते होंगे, बहुत सी चीजें आप करते होंगे, बट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब देखिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट है पास तो करना ही है, अब पसंद हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर अगर अपना ओपिनियन मांगेगा तो दे देंगे, बट जब तक एग्जाम पास करने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा और लिखना तो पड़ेगा और समझना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जेंडर का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ जेंडर? यानी इस फील्ड में जेंडर का मतलब ये होता है कि सोशली, कल्चरी, यानी दुनियावी हिसाब से, लोगों के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से आपको लड़का का कहा जाता है या लड़की कहा जाता है, या लड़का और लड़की के अलावा एलजीबीटी कैटेगरी में कहा जाता है, इसको बोलते हैं जेंडर। यानी जेंडर का डेफिनेशन ये है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में। और सेक्स का डेफिनेशन ये है कि बायोलॉजिकली, यानी क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और एनाटॉमी के हिसाब से आप लड़के डिक्लेयर होते हैं या लड़की डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल एग्जांपल अगर दूं तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है। अगर किसी लड़के में, मर्द में, इंसान मतलब लड़का, उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम जाए और ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए तो लड़कियों वाला हरकत उसमें दिखने को मिलेगा। खास करके उसका वॉइस, सबसे पहला हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे फर्स्ट जो चीज दिखता है ना, वो स्किन और आवाज पे दिखता है। बहुत सी लड़कियां हैं, मैं खुद भी, क्योंकि मतलब थोड़ा बॉडी बिल्डिंग साइड से हूँ, पावर लिफ्टिंग साइड से हूँ, तो अगर आप लोग हैं तो आपको पता होगा एनाबॉलिक्स वगैरह बहुत ज्यादा लड़कियां भी लेती है, बहुत सी। तो बहुत सी फीमेल पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर्स को आप देखिएगा जो बहुत ज्यादा एनाबॉलिक्स लेती है ना, उनका वॉइस और उनका स्किन बिल्कुल मेल की तरह हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट करता है वॉइस के ऊपर। वो एनाबॉलिक्स इसलिए लेती है, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करती है, वो फीमेल्स टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करती है मसल बिल्ड करने के लिए, बट क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है उनके अंदर और एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो उनका आवाज इफेक्ट होता है। अब उनका आवाज वो फीमेल वाला आवाज नहीं होता। तो ये क्या था? ये हार्मोनल चेंजेस, यानी बॉडी के हिसाब से बायोलॉजिकल डिफरेंस था। तो जब भी साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में पूछा जाए सेक्स, उसका मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, जिसका एग्जांपल एनाटॉमी, हार्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के बारे में पता है, एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, और जेंडर का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी और कल्चर ने आपको क्या डिक्लेयर किया है। ठीक हो गया, ये आप समझ गए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, आगे इसके ऊपर काफी डिटेल गुफ्तगू होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना ये दोनों पॉइंट को, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में ये जो जेंडर वाला पार्ट है ना, इस पे बहुत डिस्कशन होता है। You will study how society assign gender role and how individual internalized or resist their role। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप ये पढ़ेंगे आगे जाके कि किस तरीके से सोसाइटी ये अपॉइंट करता है कि तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए यही काम है, तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए यही काम है। और फिर छोटे से जब हम लोग बड़ा होते हैं, सुन सुन के हम लोग ये मान लेते हैं कि आई एम अ मैन, ये मेरा काम है। आगे एग्जाम्पल आएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था मेजर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो साइकोलॉजी के फील्ड में जेंडर और सेक्स के अंदर डिफरेंस आप समझ गए। नेक्स्ट, जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशंस। दिस टॉपिक कवर्स हाउ इंडिविजुअल perceive themselves, gender identity, and how they express their gender through behavior, clothing and action। यानी जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशंस में आप ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो किस तरीके से ये समझता है कि मैं लड़का हूँ, और दूसरों को कैसे रिप्रेजेंट करता है कि मैं लड़का हूँ लड़की नहीं हूँ, या मैं लड़की हूँ लड़का नहीं हूँ। ठीक है, इस पे। और उसमें क्या है, बिहेवियर, क्लोथिंग एंड एक्शंस। इसमें अगर एग्जांपल दूं मैं बिहेवियर में, तो आप देखेंगे अगर कोई लड़की है तो ये कॉमन है, अब सब लड़की एक जैसी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, बट प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा है, मैं उसका बात कर रहा हूँ, परसेंटेज। मैक्सिमम लड़कियां जो है, अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पे है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आता है आप लोगों को। अब खाना खा रहा है, तो लड़का खाने पे उतना वो अदब वाला चीज नहीं करता, वो खा जाता है मुंह खोल के बिल्कुल डाल लेगा अंदर, जबकि लड़की हल्का हल्का न्यम 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 करके चिबाएगी। ठीक है, मतलब लाइक मतलब आप समझ रहे हैं व्हाट्स माय पॉइंट, राइट? कि वो थोड़ा सा उसको लगेगा ऑकवर्ड कि यार एकदम मुंह फाड़ के मैं खाऊं, हालांकि वो लड़की घर में खाती होगी मुंह खोल के फाड़ के, बट वहां नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ये, उसके दिमाग में ये है कि यार लड़कियां थोड़ी सी, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब लाइक थोड़ा सा हम लोग सिचुएशन देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, ऐसे मुंह खोल के नहीं खाएंगे, खाना खा रहे हैं ऐसे मुंह से गिर रहा है, ऐसे हम लोग को, लड़कियों को नहीं पसंद होता, वैसे लड़कियों को भी, मुझे भी नहीं पसंद है, बट मेजोरिटी का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहां पर एक लड़की वाला मतलब एक आइडेंटिटी चेंज आएगा। बगल ही में उसका बॉयफ्रेंड बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खा रहा है, खाते खाते डकार मार रहा है, जबकि लड़की नहीं मारेगी। एक मैनर्स चीज, हाँ मैनर्स, मैनर्स अ गुड वर्ड। ऐसा नहीं है कि लड़कों में मैनर्स नहीं होता, वरना लड़के गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन लड़कियां इस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कंपेयर टू लड़के, मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, बहुत से लड़के भी है जो मैनर्स पे करते हैं फोकस। सेम एज क्लोथ। अब आप घाघरा चोली पहन के अगर कल बाहर निकल जाए घर से, तो आई होप कि आपको कुछ चेंजेस अपने इन्वायरमेंट में जरूर दिख जाएगा। अगर कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहा है तो जरूर दिख जाएगा। ठीक है, सेम एज एक्शंस। अब देखिए, मान लीजिए रास्ते में आप चल रहे हैं, दो लड़के आपस में टकरा गए, बहुत रेयर केस है कि उनमें एकदम बाल पकड़ के मारा पीटी ठूसाबाजी चल जाए, मतलब इट्स अ रेयर केस। लेकिन लड़कों पे ये थोड़ा कॉमन है, थोड़ा कॉमन है, ज्यादा नहीं है बट थोड़ा कॉमन है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं थोड़ा वायलेंट वाले, तो कॉमन है। तो ये एक्शंस हो गया। सेम एज आप देखिए, लड़कों के अंदर एक डोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, यानी उनको चाहिए कि यार हर चीज मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, राइट है? ठीक है, और बहुत सा चीज है यहाँ पर एग्जांपल्स देने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज आपको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल मिसाल दे रहे हो। अभी मान लीजिए एक लड़की, एक 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 बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, और लड़की ने कुछ बहुत भारी सामान खरीदा है, तो ऑटोमेटिकली लड़का उसका सामान कैरी करेगा। इस वजह से नहीं कि वो उसका नौकर है, बट इस वजह से कि यार लड़की है तो मैं उसका सामान कैरी कर लेता हूँ। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की उसको उठा ही नहीं सकती, इतना एनर्जी उसके अंदर है कि वो उठा सकती है, बट वो एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देता है। लेकिन साइकोलॉजी में उसको डिफरेंट घुमाया जाता है। साइकोलॉजी में ये बोला जाएगा कि आप उसको उस लायक ही नहीं समझ रहे कि आप उसको उठाने दें। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मुद्दा ये है कि जेंडर रोल प्ले करता है, लड़का क्यों आगे बढ़ के वो हैवी चीज को उठाया, क्योंकि लड़का के दिमाग में यह है कि मैं लड़का हूँ, मैं ये टास्क आराम से कर सकता हूँ, और लड़की भी ये टास्क कर सकती है, बट उसको प्रॉब्लम हो सकता है। अब हर लड़की पावर लिफ्टर तो नहीं है ना। ठीक है, और इवन सेम टाइम में लड़कियों के दिमाग में भी ये रहता है कि यार कैसा लड़का है, इतना भारी मैं उठा के लेके जा रही हूँ और ये हमसे पूछा भी नहीं। समझ में आपको पॉइंट? तो एक्शंस भी डिफाइंड करता है, राइट? इट्स ऑल्सो एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, इंक्लूड नॉन बाइनरी जेंडर, क्वी एंड ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस। और इसी में जो एलजीबीटी कैटेगरी के लोग आते हैं, जो गे है, लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, उनका भी इसमें ही आता है कि उनका एक्शंस। और ये एक्चुअली में ये साइकोलॉजी ऑफ जेंडर जो है ना, ये ज्यादातर रिवॉल्व करता है एलजीबीटी के ही अराउंड। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जेंडर सेक्स समझ में आ गया आपको क्या होता है। थियरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है। जेंडर थियरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट क्या मतलब इसका? वेरियस साइकोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल आर फॉर्म्ड। ये बहुत से साइकोलॉजिकल थ्योरीज है जेंडर के ऊपर जो की गई है, उनमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जेंडर आइडेंटिटी दिया जाता है लोगों को, कि बताया जाता है कि तुम लड़के हो तुम लड़कियां हो, और किस तरीके से वो फॉर्म होता है, बनता है, यानी इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वहां पर मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किया है। बायोलॉजिकल थ्योरीज, इसमें बायोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें फोकस किया जाता है जेनेटिक्स, हार्मोन्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर दैट माइट इन्फ्लुएंस द जेंडर। यानी आपके बायोलॉजिकल हिसाब से आपको बताया जाता है, जिसमें जेनेटिक्स आता है, हार्मोन आता है, ब्रेन आता है, स्ट्रक्चर, और वो इन्फ्लुएंस आपको करता है कि आपका क्या जेंडर है। दूसरा, सोशल लर्निंग थ्योरी, पोसिट एंड जेंडर रोल
आर लर्नड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम अदर फैमिली, मीडिया एंड सोसाइटी। साथ ही साथ सोशल लर्निंग क्या है कि सोशल लर्निंग फैमिली, मीडिया और सोसाइटी भी कहीं ना कहीं आपको ये बताते रहते हैं कि आपका जेंडर क्या है और आपका रोल क्या है, ठीक है। और ये एज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बचपन से लेके बड़ा तक सब में इंक्लूड है ये, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये एक थ्योरी है जिसमें सजेस्ट दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर जेंडर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। ये थ्योरी में ये देखा गया है कि बच्चा हमेशा उस चीज के तरफ ज्यादा ध्यान देता है या समझता है जो वो एक्सपीरियंस करता है एज अ बच्चा। यानी एज अ बचपना में आप जो देखते हो उसको ऑब्जर्व करते हैं और बचपन से ही आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये चीज, ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी explains how individuals develop a framework for understanding gender roles through cultural norms. जेंडर स्कीमा थ्योरी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में हम लोग का है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये बताया जाता है कि हर इंडिविजुअल किस तरीके से डेवलप करता है अपना आसपास का एनवायरनमेंट, इस बेसिस पर कि मैं लड़का हूं तो ये मेरा काम होगा, मुझे ये करना है, और मैं लड़की हूं तो ये मेरा जॉब है, मुझे ये करना है। और ये कैसे करके होता है, कल्चरल नॉर्म्स, यानी सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से आप ये पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि आई एम अ बॉय, दिस इज वर्क फॉर मी एंड दिस इज नॉट फॉर मी, एंड आई एम गर्ल, दिस इज फॉर मी एंड दिस इज नॉट फॉर मी, ठीक है। इस तरीके से तो ये है थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। यानी जेंडर डेवलप कैसे कैसे करके होता है यार, चार तरीका है डेवलप होने का, सिंपल सी बात है। एक बायोलॉजिकल थ्योरी है जो हम जिसमें कुछ कर नहीं सकते। दूसरा है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या हो सकता है, सोशल मीडिया, मूवी, सोसाइटी, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। ये सबसे भी आपको डेवलपमेंट होता है जेंडर का, यानी पता चलता है कि जेंडर आइडेंटिटी और रोल आइडेंटिटी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें क्या बताया जाता है, बेस्ड ऑन, यानी बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है तो वो भी एक्सपीरियंस करता है और वहां से भी वो ऑब्जर्व करता है कि क्या जेंडर होता है, जेंडर का मतलब क्या होता है और मेरा रोल क्या है। और जेंडर स्कीमा थ्योरी भी होता है जिसमें कल्चर का एक पार्ट होता है बहुत बड़ा। नंबर 4, जेंडर एंड मेंटल हेल्थ। You will explore how gender impact mental health with a focus on issue like depression, anxiety and body image concern which often differ between gender। यानी आप आगे ये भी देखेंगे जेंडर एंड मेंटल हेल्थ में कि किस तरीके से आपका जेंडर इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ में, और डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉडी इमेज और बहुत सी चीज़ में, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। द कोर्स में ऑल्सो address the mental health challenge faced by transgender and non-binary individual, including the effects of stigma, discrimination and societal pressure। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिसको एक्सेप्ट ना किया जाए, क्रिटिसिज्म एक तरह से देख लीजिए, ठीक है। सोशल प्रेशर, यानी यहाँ पर ये बताया गया कि इस कोर्स में ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रांसजेंडर है या नॉन बाइनरी इंडिविजुअल है, नॉन बाइनरी इंडिविजुअल का मतलब है जिनको मेल फीमेल कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता, ठीक है, वो किस तरीके से सोसाइटी को फेस करते हैं और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है और प्रेशर रहता है सोसाइटी का, ये भी देखेंगे, ठीक है। जेंडर एंड सोशलाइजेशन, दिस टॉपिक लुक एट हाउ फैमिली, एजुकेशन, मीडिया एंड पीयर्स का मतलब टीचर्स एंड ऑल दैट, इन्फ्लुएंस जेंडर रोल फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेंडराइजेशन एंड सोशलाइजेशन, जेंडर एंड सोशलाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे करके आप बचपन से जब बड़े होते हैं ना, तो फैमिली, दोस्त, एजुकेशन, स्कूल में, कॉलेज में, मीडिया में, मूवीज में, एनिमीज में, इन्फ्लुएंसर्स में, कहीं ना कहीं सब लोग आपका जेंडर को शेप करते हैं और आपका रोल आपको बताते हैं। ये आगे आएंगे तो बहुत डिटेल से आपका दिमाग खुल जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। इट्स डाइव इनटू हाउ डिफरेंट कल्चर हैव वेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ जेंडर एंड हाउ इंडिविजुअल नेविगेट दिस एक्सपेक्टेशन। यानी हर कल्चर में एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से हर इंडिविजुअल अपने आप को उसमें ढाल लेता है, ठीक है। जेंडर इन रिलेशनशिप, यू विल स्टडी हाउ जेंडर अफेक्ट्स रोमांटिक फैमिली है, ये क्या इसका मतलब जरा देख लेते हैं गूगल पे जाके तो क्लियर हो जाएगा। रिलेटेड टू और अकॉर्डिंग टू द फैमिली और इट्स मेंबर्स, अच्छा ठीक है। रोमांटिक फैमिली एंड फैमिली नहीं समझ सकते, आप बोल सकते हैं कि फैमिली में जो कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्ट रिलेटिव या कनेक्ट फैमिली। एंड सोशल रिलेशनशिप इंक्लूड कम्युनिकेशन स्टाइल, पावर डायनामिक्स एंड एक्सपेक्टेशंस विद इन पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये सब चीज़ यानी जेंडर इन रिलेशनशिप में आप पढ़ेंगे कि कैसे जेंडर इफेक्ट करता है रोमांटिक को, फैमिलीज को, रिलेशनशिप यानी रिलेटिव्स को, इसी तरीके से सोशल रिलेशनशिप को कैसे करता है। और इसमें इंक्लूड है आपका स्टाइल, पावर डायनामिक्स, बात करने का तरीका, एक्सपेक्टेशंस विद इन द पार्टनरशिप, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखेंगे। जेंडर एंड वर्क्स, दिस सेक्शन में एक्सप्लोर द जेंडर वेज गैप,
career expectation and how different gender navigate workplace. यानी काम एज अ जॉब के हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि जेंडर में यानी साइकोलॉजी ऑफ जेंडर इस पर्सपेक्टिव में, जॉब करने के पर्सपेक्टिव में या जॉब इन्वायरमेंट में कैसे काम करता है. जो टॉपिक्स लाइक ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, सर्टेन जॉब बीइंग डोमिनेट बाय वन जेंडर. ठीक है, यानी कुछ ऐसा जॉब है कि जो एक जेंडर ही डोमिनेट करता है. जैसे कि लेट्स से रिक्शा वाला, अब कोई लड़की को तो आप रिक्शा वाला नहीं देखेंगे ना, लड़का ही रिक्शा वाला रहता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ. एंड ग्लासेस सीलिंग फिनोमेना, बैरियर वुमेन फेस इन एडवांसिंग टू हायर लेवल पोजीशन. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ये हो गया. एंड ग्लास सीलिंग का मतलब फिनोमेना बैरियर वुमेन फेस इन एडवांसिंग टू हाई लेवल पोजीशन, यानी औरतों का चेहरा को छुपाना इस बेसिस पे कि वो हाई पोजीशन में है. ठीक है, यानी लेवल्स को बताने के लिए आर ऑफ्टन डिस्कस्ड. ठीक है, ये सब डिस्कस होता है यहाँ पर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके. इंटरसेक्शनलिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन में हमारा ये है. ठीक है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. इंटरसेक्शनलिटी, जेंडर intersect with other social identity like race, class, sexual orientation and disability. यानी जेंडर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल है, जेंडर में जो आपका जो फर्क है, यानी जेंडर में लोगों में बहुत सारा फर्क किया जाता है. यानी एक सिंपल एग्जांपल आगे भी आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा. एक औरत है जो डिफरेंट किस्म उसमें कैटेगरी, लेट से वो थोड़ी फैट है, वो थोड़ी ब्लैक है, और एक है कि बहुत वाइट है, बहुत अट्रैक्टिव है. तो इवन दोनों वुमेन्स है, लेकिन यहाँ भी कंपैरिजन करता है, यानी कल्चर और सोशल लोग कंपैरिजन यहाँ भी करते हैं. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जेंडर इंटरसेक्शनलिटी हो गया. ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये होता है. दिस अप्रोच एग्जामिन हाउ दिस ओवरलैपिंग आइडेंटिटी इम्पैक्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ प्रिविलेज और ऑपरेस. यानी सेम जेंडर का होने के बावजूद भी कुछ प्रिविलेज किसी को मिलता है, कुछ नहीं मिलता. तो ये भी साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के अंदर आता है. ठीक है, फेमिनिस्ट साइकोलॉजी एंड मैस्कुलिनिटी स्टडी. क्या मतलब मैस्कुलिनिटी स्टडी? फेमिनिस्ट साइकोलॉजी critiques traditional psychological approach that often centered on male experience. It advocates for a more inclusive study of human psychology. Masculinity study focus on how societal expectation of men to being strong, unemotional, impact their mental health and behavior. क्या मतलब ये है कि फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनका अप्रोच क्या है कि सेंटर्ड ऑन मेल एक्सपीरियंस. इट्स एडवोकेट फॉर अ मोर इंक्लूसिव स्टडी ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी. जबकि मेल मैस्कुलिनिटी स्टडी जो है वो ज़्यादा फोकस इस पे करता है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन मेंस के साथ क्या है. यानी लड़के बहुत स्ट्रांग है, अगर गिर गया तो रोना नहीं है, लड़कों में फीलिंग्स नहीं है, हमारे अंदर कोई दिल नहीं है, हमें रोना नहीं आता है एंड ऑल दैट XYZ. ठीक है, ये इस पे देखेंगे, जब इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे तो समझ में आएगा आपको आगे ज़्यादा. Contemporary issue topics like gender equality movement, LGBTQ plus right and evolving gender norms in modern society and explode. यानी जो मॉडर्न इशू है, अब जेंडर रोल में हम लोग जो जितना भी पुराना बात किया ना, वो बहुत से चीज़ आप देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में और अभी मिडिल एज और अभी ये सब है. लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी इशू में ज़्यादा क्या देखा जाता है आपको? LGBT. ठीक है ना, जेंडर राइट्स, ये ज़्यादा देखा जाता है आपको. पहले का क्या था? पहले ये था कि मतलब आज से 2 साल पहले जेंडर इक्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मेन और फीमेल में बोला जाता था कि फीमेल को भी उतना ही इक्वलिटी राइट है जितना मेल को है. लेकिन आज के टाइम में वो चेंज हो गया थोड़ा. आज के टाइम में LGBT के ऊपर वो ज़्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इशू यही है. करंट डिबेट्स सराउंडिंग जेंडर आइडेंटिटी लॉ एंड इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर एथलीट इन स्पोर्ट. हाँ, ट्रांसजेंडर एथलीट इन स्पोर्ट, अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था और मतलब क्रिटिसिज्म भी हुआ था. एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट जेंडर are also key area of discussion. तो ये भी एक discussion. In summary, the psychology of gender dives into how gender shape our psychology and behavior, and it considered the way in which individual and society respond to and refined gender role over the time. मतलब समरी, इतना जो हमने 10 पॉइंट पढ़ा, इसका मतलब सिर्फ यही था कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के जब आप अंदर घुसते हैं, डाइव इन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कैसे करके जेंडर को एक शेप दिया गया है साइकोलॉजिकली, एक बिहेवियर, यानी कैसे करके एक जेंडर को बताया गया है कि भाई ये आप जेंडर है, ये आपका काम है और आपको ये करना है. ठीक है, और इस पर सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और किस तरीके से रोल्स सिलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, ये था एक
ओवरऑल समरी, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया अपना, ठीक है। ये तो ओवरऑल समरी, क्योंकि देखिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर करना है, तो पहले वो सब्जेक्ट तो समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप क्वेश्चन आंसर एंड ऑल दैट कर सकते हैं। तो ये था एक, आप बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर का एक ओवरव्यू, कि यही इतना ही टाइप का टॉपिक्स। अब देखिए आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जितना पॉइंट्स है, इनके अंदर ही आपका पूरा एग्जाम में आएगा, आपका पूरा बुक्स इसी के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो बस इसमें से ही कुछ कुछ टॉपिक में हमें थोड़ा बहुत देखना है, और हम टेक्निक बता देंगे कि किस तरीके से समझ के आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप इस पे फोकस करके समझने की कोशिश करिए कि अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड सेक्स। तो आपको फट से दिमाग में आ जाए जेंडर का मतलब क्या है, कि वो कल्चर के हिसाब से डिसाइड किया हुआ जेंडर है। सेक्स का मतलब क्या है, कि वो बायोलॉजिकल अप्रोच है। आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन, आपको पता चाहिए कि आइडेंटिटी और एक्सप्रेशंस, तो आइडेंटिटी कैसे करके दिया जाता है, कि कैसे एक इंसान खुद को आइडेंटिफाई करता है कि हम मेन है या वुमेन है, उसमें क्लोथ आता है, बात करने का तरीका होता है, एक्शंस होता है। सेम एज अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो उसमें ये आता है कि मतलब वही बात करने का तरीका एंड ऑल दैट, और इसमें ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी ग्रुप भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से थ्योरीज, थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट, यानी ये जो जेंडर्स है ये डेवलप किस तरीके से होता है, तो इसमें चार मेजर थ्योरी है। बायोलॉजिकल थ्योरी है, जिसमें आप बायोलॉजिकली जैसे बने हैं उस हिसाब से आपको आइडेंटिटी मिलता है, मेल है या फीमेल। एक सोशल लर्निंग थ्योरी होता है, जिसमें क्या होता है कि फैमिली, मीडिया और सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपका क्या रोल है और आपका क्या जेंडर है। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी होता है, जिसमें एक बच्चा छोटा सा ऑब्जर्व करता है, वही फैमिली वाले का बात हो गया, कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है। यानी खुद से आपका माइंडसेट बनता है छोटे से कि क्या है ये। और तीसरा है कि जेंडर स्कीमा थ्योरी, जिसमें क्लियरली ये है कि जेंडर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल रहता है किसका, कल्चरल नॉर्म का, कि आपका कल्चर और सोसाइटी क्या करता है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरीज है जेंडर डेवलपमेंट के बारे में। इस तरीके से मेंटल हेल्थ, जेंडर एंड मेंटल हेल्थ के बारे में क्या था, कि जो एलजीबीटी ग्रुप के लोग हैं, दूसरे हैं, उनको मेंटली कैसे करके वो फेस करते हैं अगर कोई चेंज हुआ, इसी तरीके से और भी सिमिलर टॉपिक्स इसमें हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर दिया। जेंडर एंड सोशलाइजेशन, तो सोशल मीडिया जो हो गया, या फिर जो छोटे से बड़ा हो रहे हैं हम लोग, टॉपिक्स लुक लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, यानी हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो ट्रीट किया जाता है, लड़का लड़कों को सेम नहीं किया जाता, ठीक है। मीडिया में भी, यानी बहुत से जगह ये यानी आप ऐसे समझ सकते हैं ना, कि जेंडर रोल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें सोशल से भी मिलता है, यानी स्कूल, कॉलेज, मीडिया, मूवी, यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये लोग भी कुछ पर्सपेक्टिव रखते हैं मेल और फीमेल के बारे में और उनके रोल्स के बारे में, ठीक है। जेंडर इन रिलेशनशिप, ये भी हम लोगों ने देखा। जेंडर एंड वर्क्स, यानी जब आप काम पे जाते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर भी जेंडर में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी में आप देखेंगे कि जेंडर जो आइडेंटिफाई होता है वो सिर्फ मेल फीमेल के बेसिस पे नहीं होता है, वहां पर रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी और भी बहुत कुछ देखा जाता है। यानी इंटरसेक्शनैलिटी, उसके अंदर फिर सेक्शंस बना दिया गया है, यानी जेंडर के अंदर भी बहुत सा डिफरेंसेस पार्ट बना दिया गया है, जिसके बेसिस पर प्रेफरेंस दिया जाता है लोगों को, ठीक है। इसके बाद ये तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इशू, ठीक है, कि एलजीबीटी वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक ब्रीफ ओवरव्यू, जो लगभग एक दो पेज के अंदर ही मैंने आपको बताया, दो पेज के अंदर एक शॉर्ट में ओवरव्यू है। अगर आप ये सब टॉपिक सिर्फ समझ जाए ना अपने दिमाग से, ये 10-9 टॉपिक, तो आप इसको 10 पेज बना सकते हैं, ठीक है, ये 10 पेज बना सकते हैं आप, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अभी आपको ये बेसिक समझ में आया, आई होप कि साइकोलॉजी ऑफ जेंडर होता क्या है, साइकोलॉजी क्या था, हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफ जेंडर क्या था, हमें साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में कौन से टॉपिक्स में फोकस करना है, दैट्स इट। तो अब ये जो टॉपिक्स मैंने बताया ना, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन टॉपिक्स के अंदर से ही आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक पूरा हायरार्की बना दिया, ताकि आपका एक पूरा माइंड रेडी होता रहे कि अच्छा इस स्टेप्स में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो कमेंट करिए, कुछ करिए ना करिए कमेंट करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मतलब जो मैंने आइडिया सोचा है कि मैं खुद जो पढ़ रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाऊँ, इट्स अ गुड आइडिया और नॉट। क्योंकि देखिए एग्जाम से मेरा भी सामने है, अगर मैं खुद पढ़ता सिर्फ तो मेरा टाइम बचता ना, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर उसको अपलोड, एडिट करके अपलोड करना, तो मेरा भी टाइम जा रहा है। तो मैं अगर 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 किसी को इससे फ़ायदा हो रहा है ना, तो फिर मुझे लगेगा कि वो टाइम मेरा वेस्ट नहीं हो, राइट। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं खामोखा अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ भाई। 8 एग्जाम है, अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है मैंने। तो इस वजह से एटलीस्ट आप फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए कि ये आपको वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको वर्क कर रहा है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, और पूरा जो जितना भी क्वेश्चन है 30-40 के अराउंड या जितना भी है वो पूरा कंप्लीट करूंगा। और इवन फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार क्योंकि लोगों को फायदा हो रहा है मेरे वजह से, अगर देखो अगर मेरे वजह से किसी को 1 मार्क्स मिल जाए ना, तो फिर मतलब आई मीन ऊपर वाला अल्लाह फिर मेरे को वो ये करेंगे, ठीक है। तो मतलब किसी के साथ भी अच्छा हो तो मुझे ये होता है, ठीक है। तो क्यों ना मतलब मैं दूसरों का मदद करूँ यार, अगर कर सकता हूँ तो, ठीक है।
तो इस वजह से मैं बस ये कर रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव इतना ही है, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप यार लाइक करो ना करो, लिटरली कोई बंदा ये नहीं बोलेगा लाइक करो ना करो, मैं बोलता हूँ लाइक करो ना करो आपके ऊपर है, कमेंट जरूर करके बताना, क्योंकि उससे मुझे एटलीस्ट ये तो मालूम चल जाएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है, मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और मे भी अगर लोग ज़्यादा मतलब, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा चाहते हैं कि कोई बताए और समझाए, लेकिन उनको मिलता नहीं है ऐसा। अगर ऐसा है तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी सोचूंगा इसको बनाने का, क्योंकि टाइम अभी है 1 महीना, राइट। मैं 2 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट कर दूंगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी जाऊंगा, मेरा हिस्ट्री वगैरह 8 सब्जेक्ट और भी है, उस पर भी जाऊंगा। तो जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं एटलीस्ट, एंड आई एम सॉरी कि जो सब्जेक्ट मैं नहीं करवा सकता, बट उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता, बट एटलीस्ट जो लोग वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको तो समझा सकता हूँ ना यार, एटलीस्ट, ठीक है। तो जो भी आपका फीडबैक हो आप बताइए, कि अगर अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी बुरा लगा तो भी बताइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट मुझे इससे फीडबैक मिलेगा तो मैं अपना टाइम को सही जगह पे लगा भी पाऊंगा। अगर मुझे पता चलेगा कि यार इससे कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा है, सो दैट्स इट।